हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कॉग्निजेंस आईएएस। आज के मेंस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस का हम लोग का 7th डे है। ऑलरेडी हम लोगों ने 6 डिस्कशंस कर चुके हैं। 6 हम लोग करंट अफेयर से एंड 6 हम लोग ज्योग्राफी के स्टैटिक्स पोर्शन से डिस्कशन कर चुका है। अब हम लोग यहाँ पे 7th डे के मेंस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हम लोग का एक क्वेश्चन जो ऑलरेडी हम लोग डिस्कस करते हैं करंट अफेयर से, ओके, एंड 1 स्टैटिक्स पोर्शन से। क्वेश्चंस क्या पूछ रहा है हम लोग का? पहला क्वेश्चन यहाँ पे बोला जा रहा है कि चाइना's aggressive stance on साउथ चाइना सी क्रिएटिंग स्ट्रेटेजिक थ्रेट फॉर इंडिया एंड डिस्कस। ओके, तो यहाँ पे आपको पूछा जा रहा है कि चाइना का जो एग्रेसिव स्टैंड है साउथ चाइना सी में, उससे इंडिया को क्या थ्रेट हो सकता है। आपको इनको 250 वर्ड में लिखना है। ठीक, तो ये जो क्वेश्चंस है आपका, ये आपका जीएस पेपर 2 से पूछा जा सकता है। जो आपका टॉपिक हो सकता है इफेक्ट ऑफ द पॉलिसी एंड पॉलिटिक्स ऑफ द कंट्री ऑन इंडियाज इंटरेस्ट को लेकर के है। ठीक ना? तो यहाँ पे हम लोग इनको स्टडी करने से पहले हम लोग सबसे पहले अप्रोच क्या क्या लगाएंगे इस पे, वो हम लोग जान लेते हैं। तो हम लोग यहाँ पे अगर अप्रोच की बात करते हैं, ठीक, इस क्वेश्चंस पे क्या क्या अप्रोच लगा सकते हैं। तो देखिए, जब भी हम लोग इस यहाँ पे अप्रोच लगाते हैं तो यहाँ पे 3 चीज़ को ध्यान में रखते हैं। पहला चीज़ क्या हो सकता है यहाँ पे? कॉन्टेक्स्ट। आपका क्या कॉन्टेक्स्ट होगा। दूसरा चीज़ क्या है यहाँ पे? कंटेंट। एंड थर्ड चीज़ क्या है आपका यहाँ पे? स्ट्रक्चर। देखिए, और ये तीनों को हम लोग एक्सप्लेन करते हैं धीरे धीरे। ये आपका अप्रोच लगना चाहिए हर एक क्वेश्चंस पे कि आपका कंटेक्स्ट क्या है, कंटेंट क्या है एंड स्ट्रक्चर पार्ट क्या हो सकता है। ठीक ना? अब आते हैं यहाँ पे आपका कंटेक्स्ट में क्या हो सकता है। सबसे पहले आप यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट को जानेंगे कि देखिए, यहाँ पे जब भी आप कॉन्टेक्स्ट की बात करते हैं तो आपको अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए किस चीज़ को लेकर के? कीवर्ड्स को लेकर के। जैसे कि यहाँ पे आप क्वेश्चंस को देख रहे हैं तो यहाँ पे जो आपको कीवर्ड्स मिल रहा है, तो यहाँ पे जैसे पहला कीवर्ड्स बोला गया डिस्कस, साउथ चाइना सी, ओके, चाइना एग्रेसिव। तो यहाँ पे आपको कीवर्ड्स को फाइंड आउट करना और कीवर्ड्स का मीनिंग होता है। ठीक, आप उस कीवर्ड्स को समझने की कोशिश कीजिएगा, फिर आप लोग उसका आंसर ट्राई कीजिएगा। ओके, तो यहाँ पे जो डिस्कस वर्ड दिया गया है, तो डिस्कस का मतलब ऑलरेडी हमने डिस्कस कर चुका है कि डिस्कस का मतलब होता है क्या और किस तरीके से फ्रेम किया जाएगा इनका आंसर को। ओके, तो यहाँ पे आपको कीवर्ड्स पता चल गए हैं। आप उन कीवर्ड्स को क्या करेंगे? आप कॉन्टेक्स्ट में लाएंगे। देखिए, अब यह आपका कॉन्टेक्स्ट का मीनिंग क्या होता है। देखिए, ये जो कॉन्टेक्स्ट होता है, आपका जो भी एग्जिस्टिंग नॉलेज है, जहाँ से आप इस सोर्स को उठा रहे हैं आंसर लिखने को लेकर के, तो आप कॉन्टेक्स्ट को वहाँ पे फ्रेमवर्क कीजिएगा। ठीक, रही बात स्ट्रक्चर का, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है अप्रोच लगाने का। ठीक ना? तो यहाँ पे आपका स्ट्रक्चर में पहला पार्ट क्या होता है? इंट्रोडक्शन। सेकेंड पार्ट आपका यहाँ पे होता है बॉडी पार्ट होता है। देखिए, अब बॉडी पार्ट में भी आपका बहुत सारा पार्ट बन सकता है, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। ये डिपेंड करता है आपका क्या? क्वेश्चंस पे डिपेंड करता है कि आपको किस तरीके से बॉडी पार्ट में डिफरेंट पार्ट्स में आपको लिखना है। जैसे कि इस क्वेश्चंस पे आपका दिया गया है बॉडी पार्ट में, आपको यहाँ पे साउथ चाइना सी मतलब मीन्स किस तरीके से एक तरह से स्ट्रेटेजिक थ्रेट क्रिएट कर रहा है इंडिया को लेकर के। ठीक, जब आप इस चीज़ को लिखेंगे तो पहला चीज़ आप यहाँ पे क्या फोकस कीजिएगा कि कौन कौन से ऐसे थ्रेट हैं जो इंडिया को क्रिएट हो सकता है, फर्स्ट बॉडी पार्ट में। ओके, सेकेंड पार्ट में आप इसको क्या लिखिएगा? सेकेंड पार्ट में अगर आप इसको लिखना चाहेंगे तो यहाँ पे आप किस तरीके से ओवरकम कर सकते हैं इस थ्रेट को लेकर के। मीन्स इंडिया के पास ऐसा क्या क्या सॉल्यूशन है कि इस तरह के जो थ्रेट जो क्रिएट हो रहा है चाइना से एग्रेसिव स्टैंड लेकर के साउथ चाइना सी में, तो आप उनका वहाँ पे क्या क्या सॉल्यूशंस ले सकते हैं। ये आपका फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट होगा। आप वे फॉरवर्ड में भी लिख सकते हैं, डिस्कस करने के लिए कह रहा है तो, ठीक ना? या आप हो सकता है कि डिफरेंट क्वेश्चन में एक से ज़्यादा क्वेश्चंस होते हैं। ठीक, आप वहाँ पे बॉडी पार्ट्स को डिफरेंट तरीके से लिख सकते हैं। ठीक, और जो लास्ट पार्ट होता है यहाँ पे क्या होता है हम लोग का? कंक्लूजन्स कहलाता है वो। ओके, तो यहाँ पे जब कंक्लूजन्स की हम बात करेंगे तो यहाँ पे आपको कंक्लूजन में आपको यहाँ पे एक तरफ से क्रस लिखना है किस चीज़ का? ये साउथ चाइना सी का जितना भी आप लोग यहाँ पे लिख रहे हैं कि इंडिया किस तरीके से ओवरकम कर सकता है इस तरह के चैलेंजेस को लेकर के, और इंडिया को एक तरह से बैलेंस अप्रोच लगाना होगा साउथ चाइना सी डिस्प्यूट को लेकर के। ओके, ये आप लोग का कंक्लूजन्स होना चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन का
डिस्कशन को और एनालिसिस करते हैं कि किस तरीके से अप्रोच लगाना है यहाँ पर आंसर लिखने को लेकर के। ओके, तो यहाँ पे जब हम लोग आते हैं तो देखते हैं कि फर्स्ट पार्ट में हम लोगों ने यहाँ पे क्या किया कि इंट्रोडक्शन पार्ट लिखा। देखिए इंट्रोडक्शन पार्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है स्टार्ट करने को लेकर के। ओके, तो यहाँ पे हम लोगों ने इंट्रोडक्शन पार्ट को लिखा कि साउथ चाइना सी जो वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट एंड कंटिन्यूस मैरीटाइम कॉन्फ्लिक्ट इन द एशिया पैसिफिक। सो यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सो साउथ चाइना सी असर्टिव पोजीशन इन द साउथ चाइना सी इज द कंसर्न स्पेशली विथ इंडियाज अनफोल्डिंग इट्स एक्ट ईस्ट पॉलिसी। देखिए यहाँ पे आप एक तरफ से साउथ चाइना सी का ऑब्जेक्टिविटी भी लिख सकते हैं कि या एक तरफ से आप डिस्प्यूट के बारे में बता सकते हैं क्या प्रॉब्लम है यहाँ पे, ठीक ना। आप लोग जैसे भी जान रहे हैं कि रिसेंटली चाइना काफ़ी ज़्यादा रिपोर्टली डिप्लॉयड किया एन एयरशिप नियर द साउथ चाइना सी में लेकर के टू मॉनिटर एंड कंट्रोल द मिलिट्री एक्टिविटी यहाँ पे हो रहा है। सो दिस एरिया बाय द अदर कंट्री स्पेशली द यूनाइटेड स्टेट, वियतनाम, ब्रूनेई, मलेशिया, इंडोनेशिया, इन लोग का एक्सॉर्जिनिटी को हर्ट हो रहा है, ठीक ना। तो यहाँ पे अगर चाइना का इस तरह का एग्रेसिव पॉलिसी रहेगा साउथ चाइना सी में तो एक तरह से प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, ठीक। और यहाँ पे प्रॉब्लम देखिए जनरली यहाँ पे इनडायरेक्टली वैसे इंडिया को भी प्रॉब्लम क्रिएट किया जा सकता है या थ्रेट क्रिएट किया जा सकता है, ठीक ना। तो वही हम लोग यहाँ पे क्या करने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं। देखिए जब भी आप डिस्कशन बॉडी पार्ट स्टार्ट करने वाले होते हैं तो यहाँ पे एक चीज़ को ध्यान में रखिएगा कि यहाँ पे आपको क्वेश्चन ये नहीं पूछा जा रहा है कि सिग्निफिकेंस क्या है साउथ चाइना सी का। बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं कि सबसे पहले सिग्निफिकेंस लिखना स्टार्ट कर देते हैं कि साउथ चाइना सी का सिग्निफिकेंस क्या है। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि स्ट्रेटेजिक लोकेशन होता है, नेचुरल रिसोर्सेज। स्ट्रेटेजिक लोकेशन जैसे कि आप जानते हैं वहाँ पे काफी 97% ऑफ द इंडियाज टोटल इंटरनेशनल ट्रेड वॉल्यूम इज द सी बॉन्ड होता है, ठीक ना। और काफी ज्यादा यहाँ से एक यहाँ पे आप डायग्राम देख सकते हैं, यहाँ से आपका काफी ज्यादा ट्रेड होता है इस प्लेसेस पे, ठीक। तो स्ट्रेटेजिक लोकेशन के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, नेचुरल रिसोर्सेज के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट है, फिशरी के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट है। कहा जाता है कि 10% ऑफ वर्ल्ड फिशरी यहाँ पे होता है, ठीक। तो ये सब चीज आप लोग यहाँ पे लिख सकते हैं। लेकिन यहाँ पे आपको लिखना क्या है, आपको यहाँ पे थ्रेड्स के बारे में बताना है कि थ्रेड्स किस तरीके से क्रिएट किया जा रहा है। लेकिन आप लोग को अगर लिंकिंग पैराग्राफ करना है यहाँ पे तो आप थोड़ा बहुत सिग्निफिकेंस ले सकते हैं या आप यहाँ पे इशू बता सकते हैं कि क्या क्या साउथ चाइना सी में इशू क्रिएट हो रहा है। जैसे कि आप बोल सकते हैं, देखिए ये सब पॉइंट आपको बॉडी पार्ट में लिखना नहीं है, ये मैं सिर्फ लिंकिंग करने के लिए बता रहा हूँ कि ये आप लिंक कर सकते हैं बॉडी पार्ट में जाने से पहले, ठीक। जैसे इशू आप लिख सकते हैं कि टेरिटोरियल कॉन्फ्लिक्ट काफी ज्यादा हो रहा है, ठीक ना। वायलेशंस ऑफ द इंटरनेशनल रूल, जैसे कि आप लोग को पता है कि यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन फॉर द लॉ ऑफ द सी जो है उनको वायलेट किया गया था, उनका जो जजमेंट आया था उनको वायलेशन किया गया था, किनके द्वारा, चाइना के द्वारा। ओके, यहाँ पे बैलेंस ऑफ पावर यहाँ पे देखने को मिल रहा है इस प्लेसेस पे, ठीक। तो ये सब चीज क्या है, इशू है, लेकिन ये सब आप लोगों को पॉइंट्स लिखना नहीं है, ठीक ना। तो यहाँ पे आप लिंकिंग पैराग्राफ करने के लिए आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, 2 या 3 पॉइंट्स को यहाँ पे इंक्लूड कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया है कि चाइना's aggressive stand like यूजिंग इट्स द वेजल टू harsh the fishermen and China's blue sea policy 2020 plan involving it the multiple agency to crack down on offshore oil exploration and exploitation activity of the other nation। मैंने यहाँ पे 2 पॉइंट लिखा कि यहाँ पे एक तरफ से चाइना काफी एक तरफ से हरास कर रहा है फिशरमैन को, और उनका जो ब्लू सी पॉलिसी है तो उनके अकॉर्डिंग क्या है चाइना का कि वो एक तरह से इन्वॉल्विंग हो सकते हैं मल्टीपल एजेंसी के साथ ऑफशोर ऑयल एक्सप्लोरेशन में एंड एक्सप्लोटेशन एक्टिविटी अदर नेशंस को लेकर के, ठीक ना। तो ये एक तरह से काफी ज्यादा हार्म क्रिएट कर रहा है, एक तरह से इशू क्रिएट कर रहा है, ठीक है, दूसरे के टेरिटरी में जा करके चाइना। तो यहाँ पे वही देख रहे हैं यहाँ पे कि मैंने यहाँ पे लिंकिंग किया है, मैंने अभी आंसर देना स्टार्ट नहीं किया है, ठीक। आंसर बॉडी पार्ट यहाँ पे क्या हो रहा है कि स्ट्रेटेजिक थ्रेट क्या है, ठीक। तो सो दिस टाइप ऑफ द एग्रेसिव स्टैंड टू क्रिएट द स्ट्रेटेजिक थ्रेट टू इंडिया फ्रॉम द फॉलोइंग पॉइंट्स। अब यहाँ पे बॉडी पार्ट एक्चुअल में स्टार्ट होता है, ठीक ना। अब यहाँ पे देखते हैं, देखिए चाइना कैन कंट्रोल द स्ट्रेटेजिक लोकेशन लाइक एज स्ट्रेट ऑफ मलक्का। ओके, ये हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस कर चुका था कि यहाँ पे चाइना कैन कंट्रोल, अगर मान के चलिए इस जगह पे स्ट्रेट ऑफ मलक्का कहाँ पे, यहाँ पे है, अगर इस जगह पे साउथ चाइना सी का डिस्प्यूट हो रहा है इस जगह पे, ठीक ना। यहाँ पे अगर चाइना यहाँ पे अपना पॉलिसी बना रहा है, एक तरफ से बोल रहा है, एक तरफ से उनका हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट कहा जाता है कि ये चाइना का क्या है, चाइना का पार्ट है साउथ चाइना सी, तो इसीलिए काफी ज्यादा इशू हो रहा है ना। अगर ये इशू रहेगा तो वो कंट्रोल कर सकता है किनको, स्ट्रेटेजिक लोकेशन जैसे आप दे सकते हैं यहाँ पे मलक्का स्ट्रेट को लेकर के, यहाँ पे है मलक्का स्ट्रेट, तो मलक्का कनेक्टेड इंडियन ओशन टू द साउथ चाइना सी एंड इट इज ऑलवेज इन इंटरेस्ट ऑफ द ग्रेट पावर टू कंट्रोल द सच स्ट्रेटेजिक लोकेशन, ठीक। यहाँ पे अगर कंट्रोल कर सकता है, इंडिया का भी काफी ज्यादा ट्रेड यहाँ से होता है, 45% ट्रेड होता है ऑलमोस्ट। तो आप सोच सकते हैं कि अगर चाइना कंट्रोल करता है
मलक्का स्ट्रेट को, तो ये इंडिया के लिए काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करेगा और उनका इकोनॉमिक इंटरेस्ट को हर्ट भी हो सकता है। ठीक, तो यहाँ पे एक पॉइंट यहाँ पे मिल जाता है। ठीक, सेकंड पॉइंट पे यहाँ पे आते हैं हम लोग, देख सकते हैं दस ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द दिस चौक पॉइंट, इसको चौक पॉइंट भी कहा जाता है, साउथ चाइना सी एज्यूम मच इंपॉर्टेंस फॉर चाइना एंड अदर रीजनल कंट्री एज वेल एज इंडिया। ठीक ना, सो इस तरह से क्या थ्रेट क्रिएट हो सकता है, दूसरा पॉइंट पे लिखा, सो इंडिया फियर ऑफ द ग्रोइंग चाइनास असर्टिवनेस इन द इंडियन ओशन रीजन पे काफ़ी ज़्यादा क्रिएट हो सकता है। ठीक ना, अभी जानते हैं कि साउथ एशिया में दो पावरफुल कंट्री हैं, अभी चाइना है और साउथ ईस्ट एशिया को लेकर लेंगे तो हम लोग क्या है, एशिया में इंडिया आ जाएगा। ठीक, तो चाइना के बाद इंडिया ही पावरफुल कंट्री कहलाती है, तो इन्हीं को कोई ना कोई स्टेप तो लेना पड़ेगा। अगर इस तरह का चाइना एग्रेसिव स्टेप ले रहा तो, और एक तरह से थ्रेट भी क्रिएट हो सकता है इंडिया को। ठीक ना, और इकोनॉमिक इंटरेस्ट यहाँ का जो भी इकोनॉमिक इंटरेस्ट होता है इंडिया का वो गिर सकता है, इंटरनेशनल कम्युनिटी में इनका इमेज गिर सकता है। ओके, सो वही चीज़ यहाँ पे लिखा जा रहा है। ठीक, अब थर्ड पॉइंट पे आते हैं, यहाँ पे दिया गया चाइनास मेरीटाइम प्रेजेंस एंड नवल पार्टनरशिप इज सीन क्रिटिकल टू ट्रेडर्स इंडिया एडवर्टाइजमेंट एडवर्सरी इन द रीजन। ओके, सो यहाँ पर वो भी चीज़ दिया गया है कि मेरीटाइम प्रेजेंस को लेकर के एक तरफ से काफ़ी ज़्यादा क्रिटिकल इशू हो सकता है, डिफरेंस भी क्रिएट कर सकता है इस रीजन को लेकर के। ठीक, लास्ट पॉइंट यहाँ पे दिया गया है चाइनास इंटरवेंशन टू इंडिया ग्रोइंग ट्रेड एनर्जी एंड सिक्योरिटी इंटरेस्ट इन साउथ चाइना सी में देखा गया है लोकेशन और रूट को लेकर के। ठीक ना, तो एक तरफ से वो इंटरवेंशन कर सकता है किनको, इंडिया का इंटरेस्ट को लेकर के। ठीक, जैसे कि हम लोग को पता है कि फिलीपींस में हम लोग यहाँ पे इंडिया और फिलीपींस यहाँ पे ऑयल ड्रिलिंग की कुछ बात चल रहा था, लेकिन ये साउथ चाइना सी डिस्प्यूट होने के कारण ये अभी ठप पड़ा हुआ है। ओके, यहाँ पे इस लोकेशन पे काफ़ी ज़्यादा नेचुरल ऑयल रिजर्व है ना साउथ चाइना सी, इसीलिए। ओके, सो यहाँ पे हम लोग है ना बॉडी का फर्स्ट पार्ट को कंप्लीट किया है। ठीक, जैसे आप देख सकते हैं ये सब सारे पार्ट, देखिए ये 9 डेज लाइन कहलाता है हम लोग का। ओके, ये देखिए यहाँ पे दिया गया है, ये 9 डेज लाइन कहलाता है, और 9 डेज लाइन कहने का मतलब यहाँ पे ये है ना कि चाइना वो क्लेम करता है इस टेरिटरी को लेकर के। ठीक, और यहाँ पे एक तरफ से देख सकते हैं कि वाटर क्लोज टू इंडियंस है एंड मलेशिया को लेकर के, तो यहाँ पे एक तरफ से सॉर्जिनिटी स्टेब्लिश करने की कोशिश करता है कौन, चाइना। तो यहाँ पे चाइना इंसिस्ट करता है चाइनीज फिशरमैन को भी आर फ्री टू कंडक्ट एक्टिविटी इन द ट्रेडिशनल फिशिंग ग्राउंड विच पार्सली ओवरलेप्स विद इंडोनेशिया एंड ओवरलेप्स इंडोनेशिया ईजेड। ईजेड मीन्स यहाँ पे क्या, यहाँ पे क्या है, ईजेड का मतलब एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। ओके, ये आपका 200 किलोमीटर तक रहता है। ठीक ना, सी से। सो अराउंड द नतुला आइलैंड ग्रुप, देखिए यहाँ पे नतुला आइलैंड ग्रुप है, अभी हाल फिलहाल में यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा कंट्रोवर्सी हुआ था नतुला आइलैंड ग्रुप में। ये फिल्म्स में भी क्वेश्चन पूछा जाता है पीटी को लेकर के, नतुला आइलैंड कहाँ पे है। ठीक, आप लोग देख लीजिएगा लोकेशंस को। ठीक, वियतनाम क्लेम द सॉवर्निटी ओवर द पार्सल आइलैंड एंड पार्सली आइलैंड, तो यहाँ पे वियतनाम भी अपना कर रहा है, ब्रूनेई मलेशिया भी कर रहा है। ठीक ना, ये सब इशू यहाँ पे देखने को मिल रहा है, और यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा इशू देखने को मिल रहा है, जैसे कि यहाँ इंडिया का कोई थ्रेट्स नहीं है ज़्यादा, इंडिया को सिर्फ यहाँ पे थ्रेट्स क्या है, देखिए यहाँ पे मैंने लिखा भी है, इंडिया इज मेंटेन दैट इट इज नॉट पार्टी टू द साउथ चाइना सी डिस्प्यूट एंड इट्स प्रेजेंस इन द साउथ चाइना सी इज नॉट टू कंटेन चाइना बट फॉर इट्स ओन इकोनॉमिक इंटरेस्ट स्पेशली डेट ऑफ एनर्जी सिक्योरिटी नीड्स के लिए। यहाँ पे एक तरफ से इंडिया क्या कर सकता है, इंडिया मेक या कुछ स्टेप ले सकता है टू सॉल्व द स्ट्रेटेजिक थ्रेट बाय चाइना। ठीक ना, तो इंडिया यहाँ पे, इंडिया को ज़्यादा लॉस नहीं हो रहा है, इंडिया को यहाँ पे किस चीज़ पे लॉस हो रहा है, एक तरफ से डेटरेंस क्रिएट कर सकता है किनके द्वारा, चाइना के द्वारा, अगर इंडियन ओशन रीजन में उनका दबदबा बन गया तो चाइना का। सेकंड पॉइंट यहाँ पे क्या है कि इकोनॉमिक इंटरेस्ट यहाँ पे एक तरफ से हर्ट हो सकता है इंडिया का। ठीक ना, तो ये इस चीज़ पे आपका इंडियन गवर्नमेंट क्या करेगी, इंडिया क्या करेगा इस प्लेसेस पे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पहला चीज़ इंडिया क्या कर सकता है, यूजिंग द सॉफ्ट पावर। ठीक, तो इंडिया एक तरफ से सॉफ्ट पावर को यूज करेगा, जैसे कि इंडिया एग्रेसिवली यूजिंग द सॉफ्ट टूल ऑफ द बुद्धिस्ट लेगेसिटी टू रिक्लेम द यूनिक हिस्टोरिकल लिवरेज टू मेक एन स्ट्रॉन्ग बॉन्ड विद द साउथ ईस्ट एशियन रीजन। तो यहाँ पे आपको पता है कि बुद्धिस्ट लेगेसी को यूज करेंगे यहाँ पे। ठीक ना, तो सॉफ्ट पॉलिसी क्या होता है कि हम लोग वार ना करें और एक तरीके से इजी वे से हम क्या कर सके, हैंडल कर सके डिप्लोमेटिक रिलेशंस को लेकर के। ठीक, उनको सॉफ्ट पावर कहा जाता है। ठीक, जैसे आप ले सकते हैं कि आप वहाँ पे दबदबा बना दीजिए अपना, जैसे अफगानिस्तान में हम लोग का बॉलीवुड काफ़ी ज़्यादा चलता है, तो एक तरफ से ये क्या बोल सकते हैं, तो ये एक तरफ से सॉफ्ट पावर का यूज हो रहा है। क्रिकेट हो गया, क्रिकेट के अगर जो भी लवर्स होते हैं तो मीन्स यहाँ पे जो भी एक तरफ से लव करते हैं क्रिकेट को लेकर के, तो वो काफ़ी ज़्यादा क्रिकेट को देखेंगे। जैसे आप लोगों को पता है इंडिया एक तरफ से क्रिकेट में काफ़ी ज़्यादा आगे हैं, तो मैचेज जो होते हैं एक तरफ से ये क्रिएट करेगा क्या, सॉफ्ट पावर को क्रिएट कर सकता है इंडिया का। ओके, तो वही चीज़ यहाँ पे दिया गया है, तो आप सॉफ्ट पावर को यूज कर सकते हैं बुद्धिस्ट लेगेसी को लेकर के। ठीक, और एक तरफ से स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बना सकते हैं कहाँ पे, साउथ ईस्ट एशियन रीजन में। ठीक ना, अब यहाँ पे एक और चीज़ पॉइंट बोला गया, इंडिया हैज ऑल्सो डेवलप्ड इट्स नेवी with Vietnam in South China Sea for protection of sea lanes of the communication।
ठीक ना। तो यहाँ पे डिप्लॉय कर सकता है, लेकिन ये जो आपका बात कर रहा है डिप्लॉय क्यों कर सकता है, जैसे यहाँ पे इंडियन नेवी, ठीक, 2007 डॉक्ट्रिन में यहाँ पे डिफाइन किया गया है कि साउथ चाइना सी एज एन एरिया द स्ट्रेटेजिक इंटरेस्टेड के लिए है, ठीक ना। सो फॉर इंडिया यहाँ पे क्या कर सकता है, रिसेंटली एक्ट ईस्ट एशिया स्ट्रेटजी में बताया गया है कि यहाँ पे अगर कुछ भी किसी तरीके से प्रॉब्लम होता है इंडियन ओशियन को लेकर या साउथ चाइना सी में, तो इंडिया यहाँ पे क्या करेगा, इट कुड और डिप्लॉय द इंडियन नेवी टू साउथ चाइना सी टू डिफेंड इट्स एनर्जी इंटरेस्ट। एनर्जी इंटरेस्ट मीन्स इकोनॉमिक इंटरेस्ट। तो यहाँ पे एक तरफ से अपना इंडियन नेवी को डिप्लॉय कर सकता है इस जगह पे, ठीक। तो इससे इंडियन नेवी एक तरफ से क्या कर सकता है, ये स्टेप ले सकता है, ओके। ये एक तरह से बोल सकते हैं कि सॉफ्ट पावर यूज नहीं हो रहा, हार्ड पावर यूज हो जाएगा, ओके। सो लास्ट क्वेश्चन पे यहाँ पे लिखते हैं, लास्ट इस थर्ड पॉइंट पे यहाँ क्या दिया गया है, इंडियन कैन यूज द क्वाड इनिशिएटिव। देखिए इंडिया क्या कर सकता है, क्वाड इनिशिएटिव को यूज कर सकता है काउंटर करने के लिए, किनको, चाइना को। और हम लोग को पता है कि क्वाड इनिशिएटिव जनरली मेन पर्पस अगर इनडायरेक्टली बोला जाए तो मेन पर्पस इसलिए ही बनाया गया है कि चाइना को ही काउंटर किया जाए, कहाँ पे, इंडो पैसिफिक रीजन में, ठीक ना। तो वहाँ पे दिया गया इंडो। अब वहाँ पे पार्टनरशिप कौन कौन है, इंडिया, यूएस, जापान एंड ऑस्ट्रेलिया। या इंडिया क्या कर सकता है कि अदर रीजनल ग्रुप्स को यूज कर सकता है या अदर इंस्टीट्यूशनल प्लेटफॉर्म्स को यूज कर सकता है साउथ चाइना को काउंटर करने के लिए। जैसे आप एग्जाम्पल ले सकते हैं एशियान कंट्री, ठीक, और एशियान का मेंबरशिप के थ्रू ये क्या कर सकता है। दूसरा आप ले सकते हैं साउथ चाइना सी। तो यहाँ पे वो अपने इशू को रेज कर सकता है, कौन, इंडिया, और एक तरह से काउंटर कर सकता है किनको, चाइना को। तो इसको कहते हैं डिप्लोमेटिक वार कहा जाता है, ठीक ना। मतलब डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स को आप यूज करके चाइना को काउंटर कर सकते हैं, ठीक। तो ये चीज़ तो आपका हो गया। यहाँ पे 2 ही पार्ट लिखना था आपका, मतलब क्या क्या थ्रेट हो सकता है और उस थ्रेट को कैसे ओवरकम किया जा सकता है इंडिया के द्वारा, ठीक ना। अब आते हैं यहाँ पे कंक्लूजन्स को लेकर के। देखिए कंक्लूजन आपका हमेशा ऑप्टिमिस्टिक होना चाहिए। ऑप्टिमिस्टिक करने का मतलब यहाँ पे क्या है कि आप क्रक्स तो लिख रहे हैं, लेकिन आपको यहाँ पे बैलेंस वे में लिखना होगा कंक्लूजन में, ठीक। ऐसा नहीं कि आप चाइना के साथ चले गए या चाइना के फुल्ली अगेंस्ट हो गए, वैसा भी नहीं लिखना है आपको यहाँ पे, ठीक ना। तो वैसा चीज़ यहाँ पे जैसे मैंने लिखा है यहाँ पे, टुडे साउथ चाइना सी द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर स्ट्रेटेजिक लोकेशन इन साउथ ईस्ट एशियन रीजन बिकॉज इंडियस मैरीटाइम डिस्कोर्स एक्सपेंडिंग एंड 55% ऑफ द इंडियस ट्रेड पासिंग थ्रू द दिस रीजन, okay, so it is imperative and India's pursue its interest in this region, so China must realize, इनको realize होना चाहिए that it cannot continue with its bullying tactics and win trust of its neighbors and respect from the international community। तो यहाँ पे आप लोगों को पता है कि चाइना एक तरह से क्या है, वायलेट करता है काफ़ी ज़्यादा इंटरनेशनल कम्युनिटी को भी लेकर के और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन को भी लेकर के, ठीक ना। तो इंडिया को यहाँ पे रियलाइज होना चाहिए कि इस तरह का पॉलिसी ना अपनाए, फॉरेन पॉलिसी ना अपनाए, ताकि एक तरह से दूसरे की सॉवरेनिटी को हर्ट ना किया जा सके, ओके। तो ये हम लोग का फर्स्ट क्वेश्चंस का एनालिसिस था। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस के एनालिसिस पे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का क्या है, ज्योग्राफी से रिलेटेड है, ठीक ना। तो क्वेश्चंस यहाँ पे क्या कर रहा है, देखिए यहाँ पे जो क्वेश्चंस कहा जा रहा है कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द डस्ट स्टॉर्म, डिस्कस द रीजन बिहाइंड देयर फॉर्मेशन एंड देयर इम्पैक्ट, ओके। तो आपको 250 वर्ड में लिखना है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करते हैं कि यहाँ पे इनका कंटेंट क्या होगा, कॉन्टेक्स्ट क्या होगा और क्या होगा यहाँ पे स्ट्रक्चर, मीन्स कंटेक्स्ट, कंटेंट एंड स्ट्रक्चर क्या होना चाहता है, क्या होगा। तो यहाँ पे अप्रोच को, यहाँ पे आप किस टाइप का अप्रोच को यूज कर सकते हैं, ओके। तो अप्रोच की अगर हम बात करें तो पहले हम लोग अप्रोच देख लेते हैं क्या क्या हो सकता है। तो यहाँ पे अगर हम बोलते हैं अप्रोच को, फर्स्ट आप लिखिए यहाँ पे कंटेक्स्ट, आप सोचिएगा पहले, ठीक ना, कंटेक्स्ट, उनके बाद आप कंटेंट क्या होना चाहिए, ठीक, उनके बाद आपका स्ट्रक्चर। बनाने से पहले आप 1 मिनट इस चीज़ को सोचिएगा कि कंटेक्स्ट मतलब क्या होता है। यहाँ पे आपको यहाँ पे अंडरस्टैंड होना चाहिए कीवर्ड्स को लेकर के। तो आप सबसे पहले कीवर्ड्स को सर्च मारिए। पहला चीज़ क्या है यहाँ पे, डस्ट स्टॉर्म, ठीक। दूसरा क्वेश्चन, इसी क्वेश्चन के दूसरे पार्ट में क्या कहा जा रहा है, डिस्कस द रीजन बिहाइंड देयर फॉर्मेशन एंड देयर इम्पैक्ट। तो इनका डिस्कस द रीजन बोल रहा है, बिहाइंड देयर फॉर्मेशन की बात कर रहा है, ठीक ना, कैसे फॉर्मेशन होता है और उनका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा। तो यहाँ पे 3 पार्ट हो गए बॉडी के, ठीक, कॉन्टेक्स्ट में, और डिस्कस करना है आपको। ये कीवर्ड हुआ डायरेक्टिव कीवर्ड यहाँ पे, ओके। और व्हाट डू अंडरस्टैंड पूछा जा रहा था, डायरेक्टली क्वेश्चन के डस्ट स्टॉर्म का आप डेफिनेशन लिख दीजिए यहाँ पे इनका फॉर्मेशन के बजाय, ठीक। अब कंटेक्स्ट में यहाँ पे क्या लिखना, आपने कहीं से भी कुछ पढ़ा होगा, ठीक, आप नॉलेज सोर्स कहाँ से यूज कर रहे हैं, ठीक। तो वहाँ पे आप यूज कर सकते हैं आपका, कंटेंट, आप कौन सा कंटेंट कहाँ पे यूज कर रहे हैं। जैसे क्या यहाँ पे आप जानते हैं कि थंडर स्टॉर्म, जो थंडर स्टॉर्म में होता है वही चीज़ आपका डस्ट स्टॉर्म में होगा। लेकिन थंडर स्टॉर्म और डस्ट स्टॉर्म में सिर्फ एक ही चीज़ का डिफरेंसेस है, वो है कि थंडर स्टॉर्म में आपका मॉइस्चर्स होते हैं,
ठीक ना, लेकिन डस्ट स्टॉर्म में आपका अब्सेंस ऑफ द मॉइस्चर है। ठीक, तो थंडरस्टॉर्म को जैसे फॉर्मेशन होता है वैसे ही डस्ट स्टॉर्म का फॉर्मेशन होता है, लेकिन यहाँ पे हम लोग को रीजन बिहाइंड द फॉर्मेशन पूछा है, ना कि पूछा है कि फॉर्मेशन कैसे होता है क्या। तो आप लोग यहाँ पे थोड़ा सा फॉर्मेशन के बारे में भी लिख सकते हैं, ऐसा नहीं है, लिख सकते हैं, और रीजन भी लिख सकते हैं कि इनका फॉर्मेशन क्यों होता है। ठीक ना, तो ये आपको बॉडी पार्ट में लिखना होगा। कंटेंट आप देख लीजिए कहाँ कहाँ से यूज कर सकते हैं। यहाँ पे आपके पास कंटेंट कितना है, जैसे आप ऐसे राइटिंग लिखते हैं ना, तो पीछे में आप रफ वर्क करते हैं कंटेंट को लेकर के, तो आप ये 3 चीज को आप माइंड में यूज कीजिएगा कि आपका कंटेक्स्ट क्या होगा, कंटेंट क्या होगा, और स्ट्रक्चर आपको कैसे बनाना है। तो आप जब स्ट्रक्चर में आते हैं तो इंट्रोडक्शन पार्ट आता है, ठीक, और बॉडी पार्ट आता है, उसके बाद आपका कंक्लूजन पार्ट आता है। ठीक, इंट्रोडक्शन पार्ट में आप यहाँ पे क्या कीजिएगा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं डस्ट स्टॉर्म को आप सिंपली डिफाइन कर दीजिएगा। ठीक, और आप थोड़ा सा फॉर्मेशन इम्पैक्ट आपका बॉडी पार्ट में आ सकता है, लेकिन डस्ट स्टॉर्म को थोड़ा सा डिफाइन कर दीजिए, वो किस तरीके से होता है, क्या होता है, उनके पीछे रीजन्स क्या, थोड़ा बहुत डिफाइन कर दीजिएगा। बॉडी पार्ट में यहाँ पे आप क्या लिख सकते हैं, देखिए यहाँ पे बॉडी पार्ट 3 टाइप के हैं। डस्ट स्टॉर्म को थोड़ा सा सिग्निफिकेंस लिखिए, लिखना हो तो ठीक, बॉडी पार्ट रीजन लिखिए, फॉर्मेशन लिख सकते हैं, और उनका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा, तो 3 में लिख सकते हैं आप इनका बॉडी का। कंक्लूजन यहाँ पे आप क्या डाल सकते हैं इस जगह पे, देखिए कंक्लूजन में आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि मेंशन कर सकते हैं हाउ टू डील विद दिस सिचुएशन एज इट विल लीड टू ग्रेटर लॉस ऑफ द लाइफ एंड प्रॉपर्टी इन द फ्यूचर। तो मतलब इनसे आपका क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है कि एक तरफ से आप बोल सकते हैं कि फ्यूचर में ये किस तरीके से आपको हार्म कर सकता है। ओके, तो आप ये यहाँ पे लिख सकते हैं। तो चलिए आज के एनालिसिस को हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए पहले जब अगर हम लोग इंट्रो पार्ट्स को यहाँ पे लिखते हैं, तो हमने पहले बोल चुका था इंट्रोडक्शन पार्ट को लिख सकते हैं। तो यहाँ पे इंट्रोडक्शन पार्ट क्या बोला जा रहा है, तो जैसे आप हम लोग को पता है कि सेंड, देखिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये जो आपका डस्ट स्टॉर्म है, ये काफ़ी ज़्यादा आपको देखा जा रहा है कि पास्ट फ्यू ईयर्स इस तरह का काफ़ी ज़्यादा फिनोमेना हो रहा है। अब ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि इसके पीछे रीजन हो सकता है ग्लोबल टेम्परेचर चेंज हो रहा है, या क्लाइमेट चेंज हो सकता है यहाँ पे, ठीक ना। तो यहाँ पे डिफरेंट टाइप का न्यू रिकॉर्ड देखने को मिल रहा है लास्ट फ्यू ईयर से। ओके, ये हम लोग का डस्ट स्टॉर्म 2018 में आया हुआ था, ठीक ना, जब हम लोग पीटी का एग्जाम दे रहे थे 2018 के, ठीक, उस टाइम आया था, मई में आया था आई थिंक। ओके, सो वहाँ पे आया था, तो वो रीजन था यहाँ पे, ठीक। सो ये एक तरफ से क्या कर रहा है, काफ़ी ज़्यादा एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स ला रहा है, ठीक ना। तो वही चीज, इसलिए ये क्वेश्चन यहाँ पे डायरेक्टली पूछा गया, लेकिन ये किससे रिलेटेड है, आपका थंडरस्टॉर्म से रिलेटेड है, ठीक ना। अब देखिए यहाँ पे जब इंट्रोडक्शन पार्ट लिखते हैं तो लिखते हैं सैंड एंड डस्ट स्टॉर्म्स आर कॉमन मेट्रोलॉजिकल हजार्ड्स इन एरिड एंड सेमी एरिड रीजन। मैंने पहले ही बोल दिया, जो थंडर स्टॉर्म्स होते हैं वो कहाँ पे आता है, वो मॉइस्चर जहाँ पे रहेगा, जहाँ पे मॉइस्चर अवेलेबल रहेगा वहीं पर आने वाला है थंडर स्टॉर्म। ओके, और स्टॉर्म का मतलब हम लोग को पता है, ऑब्वियसली हम लोग को स्टॉर्म्स का मतलब पता होता है कि वायलेंट डिस्टर्बेंस ऑफ द एटमॉस्फेयर विथ स्ट्रॉन्ग विंड, विजुअली रेन, थंडर, लाइटनिंग और स्नो। सो दिस इज थिंग। ओके, सो यहाँ पे चलते हैं, देखते हैं कि एरिड एंड सेमी एरिड रीजन दे आर यूजुअली कॉज बाय द थंडरस्टॉर्म, जो मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर दिया, और स्ट्रॉन्ग प्रेशर ग्रेडियंट, आप लोग को प्रेशर ग्रेडियंट का कॉन्सेप्ट पता होगा, ठीक ना। अस्यूट विद द साइक्लोन स्ट्रॉर्म कैरिंग बिगर पार्टिकल ऑफ द सेंड आर नोन एज सैंड स्टॉर्म। अगर वो स्मॉलर पार्टिकल कैरी करेगा तो उसको हम क्या बोल देंगे, एक तरह से डस्ट स्टॉर्म बोल सकते हैं। ओके, तो एक तरह से आप बोल सकते हैं यहाँ पे कि डस्ट स्टॉर्म कैन एक्सप्लेन द फिनोमेना व्हेन स्ट्रॉन्ग विंड्स कैरी डस्ट ओवर एन एक्सटेंसिव एरिया। सो ओके, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं। तो जब आप यहाँ पे डस्ट स्टॉर्म के बारे में लिख रहे हैं तो यहाँ पे आप लिंकिंग पैराग्राफ स्टार्ट कीजिए इंट्रोडक्शन और बॉडी पार्ट को लिंक करने के लिए, जिसको कहते हैं लिंकिंग पैराग्राफ। देखिए ये मैं बार बार इसलिए बोलता हूँ आप लोगों को, ये जो लिंकिंग पैराग्राफ होता है एग्जामिनर को थोड़ा मजा आना चाहिए ना पढ़ने को लेकर के, कि आप इंट्रोडक्शन से बॉडी पार्ट में कूद जा रहे हैं। यहाँ से आप डायरेक्ट लिख देंगे अच्छा फॉर्मेशन ऑफ डस्ट स्टॉर्म, सीधा ऐसे लिख देंगे, तो वो थोड़ा मजा नहीं आएगा एक तरफ से, किनको, एग्जामिनर को, ठीक। जनरली ये इस तरह का आप स्टैटिक पोर्शन लिख सकते हैं, लेकिन आप अगर प्रैक्टिस कीजिएगा तो डायनेमिक पोर्शन में अगर आप लिखना चाहते हैं तो वो बेटर हो सकते हैं, ठीक। चलते हैं बॉडी पार्ट पे। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है डस्ट स्टॉर्म्स आर कॉमनली फ्रॉम द प्री मानसून सीजन व्हेन सर्टेन प्रेशर डिफरेंस इज यूजुअली इन द एटमॉस्फेयर। तो ये आपका कब आता है, जब आपका प्री मानसून होता है। तो मई में मैंने बोला था कि एग्जाम था हम लोग का, जून में अभी बोला था ना मैंने, 2018 में हम लोग का एग्जाम था। तो ये प्री मानसून, मानसून कब आता है हम लोग का, जून में आता है, ठीक। तो उनसे पहले ही ये फॉर्मेशन होता है इनका। अरे ऐसा क्यों होता है, कि सर्टेन प्रेशर डिफरेंस होता है। देखिए लो प्रेशर अगर बनता है ना, तो लो प्रेशर बनता है, तो हम लोग को पता है कि जब लो प्रेशर बनता है तो हाई प्रेशर टू लो प्रेशर विंड का डायरेक्शन रहता है, ठीक। तो उस जगह पे क्या होता है, एक तरफ से कॉमनली फॉर्म होता है। देखिए उनके पीछे रीजन जानने की कोशिश करते हैं कि क्या होता है ये,
ठीक ना। देखिए आप जैसे दे आर यूजुअली कॉज्ड बाय थंडर स्टॉर्म और स्ट्रॉन्ग प्रेशर ग्रेडिएंट एसोसिएटेड विद द साइक्लोन विच इंक्रीज द विंड स्पीड ओवर द वाइड एरिया। ठीक, सो दिस स्ट्रॉन्ग विंड जो होता है कि आपका एक तरह से लिफ्ट करता है लार्ज अमाउंट ऑफ द सैंड एंड डस्ट फ्रॉम द बेयर। देखिए यहाँ पे मैं लिफ्टिंग की बात कर रहा हूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे जो क्वेश्चन होगा ना आपका, यहाँ पे जैसे अपवर्ड अपड्राफ्ट वार्म अपड्राफ्ट होता है और एक तो डाउन ड्राफ्ट होता है। ठीक, इनका कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। ठीक ना, चलिए मैं डिस्कस कर ही देता हूँ थोड़ा सा थंडरस्टॉर्म का फॉर्मेशन कैसे होता है। वैसे ही आपका ये डस्ट स्टॉर्म का फॉर्मेशन होता है। ठीक ना, तो सबसे पहले यहाँ पे जो थंडरस्टॉर्म का जो फॉर्मेशन होता है तो यहाँ पे 3 स्टेजेज में होता है। पहला स्टेजेज हम बोल सकते हैं इनको, देखिए ये आपको लिखने की जरूरत नहीं है, मैंने ये थोड़ा सा 2 मिनट्स के लिए मैं आपको बता दे रहा हूँ कि फॉर्मेशन कैसे होता है, ताकि आप लोग डस्ट स्टॉर्म को ईजी वे से अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो यहाँ पे जैसे क्यूमुलस स्टेज, पहला हम लोग का क्या होता है, क्यूमुलस स्टेज। ओके, जो यहाँ पे जो क्यूमुलस स्टेज होता है तो यहाँ पे देख सकते हैं ग्राउंड इज, यहाँ पे क्या होता है कि आपका सिग्निफिकेंटली आपका हीटेड रहता है, सोलर इंसुलेशन काफ़ी ज़्यादा होता है। जैसे सोलर इन्फ्लेशन होता है, यहाँ सोलर इंसुलेशन होता है, सॉरी इन्फ्लेशन नहीं इंसुलेशन होता है। तो यहाँ पे एक तरफ से क्या आप देख सकते हैं इस जगह पे कि लो प्रेशर स्टार्ट होता है टू स्टेबल ड्यू टू द इंटेंस अपलिफ्टमेंट ऑफ एन एयर पार्सल। तो आपका ऊपर की तरफ जाएगा एयर, ठीक ना, काफ़ी ज़्यादा अगर सोलर इंसुलेशन होगा तो वार्म एयर कहाँ जाएगा, ऊपर की तरफ जाएगा, जिनको हम लोग क्या बोलते हैं एक तरफ से अपड्राफ्ट वार्म मोस्ट एयर राइजिंग इनटू द स्टॉर्म। ठीक, ये चीज़ का फॉर्मेशन होता है। अब एयर फ्रॉम द सराउंडिंग स्टार्ट टू रश इनटू द फिल अप द लो प्रेशर, ये लो प्रेशर हो रहा है और ये हाई प्रेशर होता है, तो फिलअप करने की कोशिश करेगा इस जगह पे। ठीक, इंटेंस कन्वेक्शन स्टार्ट हो जाएगा ऑफ द मोस्ट हॉट एयर बिल्ड्स अप टू टावरिंग द क्यूमुलर निम्बस क्लाउड। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे वार्म एयर ऊपर जा रहा है और कोल्ड एयर नीचे की तरफ आ रहा है। ठीक, अब आते हैं इनका सेकेंड स्टेज पे, जिनको हम लोग क्या कहते हैं एक तरफ से मैच्योर स्टेज कहा जाता है। ठीक ना, जब मैच्योर स्टेज की जब यहाँ पे हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पे देख सकते हैं कि जो कंडेंसेशन स्टार्ट हो जाता है। ठीक ना, कहाँ पे, इस जगह पे कंडेंसेशन स्टार्ट हो जाएगा, लेटेंट हीट ऑफ द कंडेंसेशन कहा जाता है। ठीक ना, या उसको बोल सकते हैं कि ड्यू टू द नॉर्मल लेफ्ट रेट के कारण, यहाँ पे नॉर्मल लेफ्ट रेट के कारण यहाँ पे क्या होता है, देखिए नॉर्मल लेफ्ट रेट क्या होता है आपको पता है, लेफ्ट रेट क्या होता है, नॉर्मल बोला जाए तो हाइट के अकॉर्डिंग आपका क्या होता है, टेम्परेचर डिक्रीज करता है। ठीक है, उसको कहता है, उसको हम लोग कहते हैं नॉर्मल लेफ्ट रेट। अब यहाँ पे जो नॉर्मल लेफ्ट रेट होता है तो उनको हम लोग क्या बोल सकते हैं यहाँ पे, टू द फॉर्मेशन ऑफ द क्लाउड। तो एक तरफ से यहाँ पे फॉर्मेशन होता है आपका क्लाउड को लेकर के। ठीक ना, फिर आपका यहाँ पे आता है डाउन ड्राफ्ट स्टार्ट हो जाता है। जैसे देखिए यहाँ पे डाउन ड्राफ्ट स्टार्ट हुआ ना, इसको कहते हैं डाउन ड्राफ्ट। ठीक, देखिए सब नाम टेक्निकल है, आप लोग यूज कर सकते हैं, आप लोग अगर ज्योग्राफी पढ़ेंगे तो आपको अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा ये चीज़। ठीक, तो इनको डाउन ड्राफ्ट कहा जाता है। तो यहाँ पे कूल एयर क्या होता है, विद इन द रेन एंड डिसेंडिंग होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक, इस जगह पे तो वही चीज़ हम लोग यहाँ पे बोल रहे हैं, कंडेंसेशन रिलीज होता है मेच्योर स्टेज में, लेटेंट टू द कंडेंसेशन इंटेंस अप ड्राफ्टेड टू द राइजिंग वार्म एयर कॉजेज द क्लाउड टू ग्रो द बिगर एंड राइज टू द ग्रेटर हाइट। ऊपर जाता है तो एक तरफ से यहाँ पे जैसे चला गया तो एक तरफ से बिगर क्लाउड का फॉर्मेशन हो रहा है यहाँ पे। ठीक ना, सो द कंडेंसेशन अकर्स इन दिस एयर, सो साइकिल इज रिपीटेड एज लॉन्ग एज द मॉइस्चर इज सप्लाइड। तो यहाँ पे आपका जब तक मॉइस्चर सप्लाई नहीं होगा तब तक ये रिपीट नहीं हो सकता है, लेकिन जब तक आपको मॉइस्चर मिलेगा तब तक ये कंटिन्यूस प्रोसेस में होता रहेगा। जैसे आप लोगों को पता है साइक्लोन जब आता है तो आप लोगों को पता है कि कोस्टल एरिया में आते ही ये खत्म क्यों हो जाता है, ये कोस्टल एरिया में आते ही खत्म क्यों हो जाता है। इसके पीछे रीजन ये है कि जैसे ही लैंड एरिया में आता है, ये यहाँ सी है, ये लैंड है, जैसे ही लैंड एरिया में आता है, उड़ीसा हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, तो यहाँ पे क्या इनको मॉइस्चर्स अवेलेबल नहीं हो पाता है, यहाँ पे मॉइस्चर्स इनको नहीं मिल पाता। तो ये क्या होता है, धीरे धीरे यहाँ पे उड़ीसा के कोस्ट में या आंध्र प्रदेश कोस्ट में या कोलकाता के कोस्ट में यहाँ पे वो डिसिपेट होना स्टार्ट हो जाता है धीरे धीरे। आप देखते होंगे झारखंड या उनसे फिर बिहार इस तरफ से वहाँ पे साइक्लोन ज़्यादा आने का चांसेस नहीं रहता है। ठीक है, हमेशा कोस्टल एरिया आते थे या डिसिपेट हो जाता है। ठीक, क्योंकि वहाँ पे एक तरफ से मॉइस्चर्स का अवेलेबिलिटी नहीं हो रहा है, कंटिन्यूस प्रोसेस पे नहीं हो पा रहा है। सो यहाँ पे बोल सकते हैं लेटर बाद में क्या होगा, डाउन ड्राफ्ट ब्रिंगिंग डाउन टू द अर्थ एंड कूल एयर इन द रेन, ये हो सकता है। तो ये मेच्योर स्टेज में ये आ जाएगा। अब देखिए, अब मोशंस ऑफ द थंडरस्टॉर्म, ये आपका कहलाता है थर्ड स्टेज, मोशन ऑफ थंडरस्टॉर्म। ओके, तो मोशंस ऑफ द थंडरस्टॉर्म, तो यहाँ पे आप बोल सकते हैं कि जो थंडरस्टॉर्म होता है ये आपका प्राइमरी ड्यू टू द इंटरेक्शन होता है आपका काफ़ी ज़्यादा डाउनवर्ड अपवर्ड होते रहता है। ये जो प्रोसेस होता है, तो जो इस प्रोसेस को होता है तो थंडरस्टॉर्म ये आपका क्या एक तरह से क्रिएट करता है, थंडरस्टॉर्म क्रिएट करना स्टार्ट कर देगा। फिर आपके बाद डाउन बर्स्टिंग स्टार्ट हो जाएगा। ठीक, मैक्रो ब्रस्ट हो जाएगा, मोर देन 4 किलोमीटर में होता है आपका। ठीक ना, और 60 मीटर पे आपका होता है। इस चीज़ को यहाँ पे आप बोल सकते हैं एक तरफ से मोशन ऑफ थंडरस्टॉर्म जो आपका हुआ ये आपका थर्ड स्टेज हुआ। ओके, लास्ट स्टेज जो आपका होता है ये होता है डिसिपेटिंग स्टेज। वही डिसिपेटिंग स्टेज मैंने एक बार अभी जस्ट बोल दिया। ठीक, तो ये जो डिसिपेटिंग स्टेजेज कहलाता है, स्टेजेज
जो कहलाता है हम लोग का। तो क्लाउड एक्सटेंड टू द हाइट वेयर द सब जीरो टेम्परेचर स्टार्ट हो जाता है, ठीक ना। तो यहाँ पे एक तरफ से बोल सकते हैं कि यहाँ पे डिसिपेट करने लगता है, मतलब आप बोल सकते हैं इस जगह पे ये गिरने लग जाता है काफ़ी ज़्यादा, ठीक, कोल्ड एयर, ठीक। तो ये इस तरह से क्या होता है, एक तरफ से इनका स्टॉर्म का फॉर्मेशन हो जाता है, ठीक ना। तो इसको कहते हैं थंडर स्टॉर्म। लेकिन यहाँ पे मैंने थंडर स्टॉर्म के बारे में बताया है, ठीक ना। सेम प्रोसेस को बोल सकते हैं डस्ट स्टॉर्म, लेकिन दोनों में डिफरेंसेस क्या है, यहाँ पे मॉइस्चर्स अवेलेबल रहते हैं, लेकिन यहाँ पे मॉइस्चर्स अवेलेबल नहीं होते हैं। सो यही रीजन है कि ये आपका एरिड रीजन एंड सेमी एरिड रीजन में ज़्यादा देखने को मिलता है। जैसे कि आप एग्जाम्पल ले सकते हैं, जो भी यहाँ पे मिलता है कि कहाँ पे, सबसे पहले आप देख सकते हैं कि ये जो इंडिया का जो पार्ट होता है, तो वाई ड्यू टू द वेरी हाई टेम्परेचर कहाँ पे होता है, राजस्थान में होता है। सेंट प्रेजेंस ऑफ द वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एंड लीड टू द एटमॉस्फेयर बिकमिंग द अनस्टेबल होता है, ठीक। सो देखिए अब ये आपका तो एक तरफ से खत्म हुआ थंडरस्टॉर्म का कॉन्सेप्ट। तो सेम प्रोसेस आपका डस्टस्टॉर्म का है। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि आपका बॉडी पार्ट में आप डस्ट स्टॉर्म्स का बिहाइंड फॉर्मेशन आप कैसे लिख सकते हैं, ठीक। देखिए इन डेजर्ट द सैंड एंड डस्ट स्टॉर्म्स यूजुअली फाउंड बाय द स्ट्रॉन्ग प्रेशर ग्रेडियंट स्ट्रॉन्ग विच कॉज इंक्रीज द विंड वेलोसिटी ओवर द वाइड एरिया। एज रिजल्ट स्ट्रॉन्ग विंड लिफ्ट ऊपर जाएगा, जो भी मैंने बताया, अपवर्ड अपड्राफ्ट अमाउंट द डस्ट फ्रॉम द ड्राई सॉलिड इनटू द एटमॉस्फेयर यूजुअली इन द ड्राई क्लाउड फ्रंट। कूलर एयर राइडिंग ओवर हीटेड ग्राउंड कैन इंटेंस द डस्ट स्टॉर्म एट द फ्रंट। ओके, ये सब मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर चुका है। लेकिन यहाँ पे आप देखिएगा कि इनके लिए रीजन कौन कौन सा पॉइंट हो सकता है डस्ट स्टॉर्म का फॉर्मेशन के लिए। पहला चीज़ यहाँ पे आप ले सकते हैं कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस पे आपका अनस्टेबल कंडीशंस बना सकता है ये, ठीक ना। एटमॉस्फेयर आपका काफ़ी ज़्यादा अनस्टेबल होना चाहिए इस जगह पे। जैसे कि आप देख सकते हैं कि अर्ली विंड्स फ्रॉम द कहाँ से आता है, बे ऑफ बंगाल, वेर आल्सो द इंक्रीजिंग द मॉइस्चर्स ओवर द एरिया। सो द कॉम्बिनेशन ऑल दिस फैक्टर्स रिजल्टेड इन द सीवियर डस्ट स्टॉर्म्स एंड थंडर स्टॉर्म एक्टिविटी को ये एक तरफ से ये सब फैक्टर होता है। कौन कौन सा फैक्टर, पहला कि आप देख सकते हैं कि ये मान के चलिए ये इंडिया है, मान के क्या चलना है, हमारा प्यारा भारत ही है ये, ठीक ना। अब आते हैं यहाँ पे, ये देख सकते हैं बे ऑफ बंगाल, ठीक ना। तो यहाँ से हम लोग मॉइस्चर्स को लाते हैं, ठीक ना। और वेस्टर्न डिस्टर्बेंस कहाँ से है आप लोग का, ओके हाँ, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आपका यहाँ से आता है, ठीक। और एक तरह से आप देख सकते हैं कि अनस्टेबल रहता है, इस तरह से क्या बनेगा, और ड्राई एरिया है काफ़ी ज़्यादा, यहाँ पे सेमी एरिड रीजन है, ठीक ना। तो इस तरह का जब अब इस प्लेसेस पर अगर फॉर्मेशन होता है, यहाँ पे आपका काफ़ी ज़्यादा टेम्परेचर इंक्रीज भी हो जाता है, ठीक ना। तो ये तीन चीज़ें रीजन होता है। पहला कि आपका मॉइस्चर्स कहाँ से आ रहा है, ये ईस्टर्लीज विंड के थ्रू से आ रहा है, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस से आपका आ रहा है, और यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा टेम्परेचर इंक्रीज रहता है, एरिड रीजन है ये और सेमी एरिड रीजन है, इसलिए ये तीनों कंडीशन आपको एक तरह से क्या बनाता है, अनस्टेबल कंडीशंस को फॉर्मेशन करता है, ठीक ना। और जिस तरह की ये अनस्टेबल कंडीशन का फॉर्मेशन होता है, तो यही तीन फैक्टर्स जो होते हैं आपका एक तरफ से थंडर या डस्ट स्टॉर्म्स को लेकर के यहाँ पे ये क्रिएट हो जाता है, ठीक। तो वही चीज़ यहाँ पे समझाया कि आप देख सकते हैं दे आर द ट्रांसपोर्टेड बाय द विंड स्पेसिफिक पीरियड डिपेंडिंग ऑन देयर साइज एंड मेट्रोलॉजिकल कंडीशन, ठीक ना। तो यहाँ पे जैसे कि अगर हम देख लेते हैं कि हाउ दे आर फॉर्म्ड, ठीक ना, जैसे हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि साइंटिस्ट यहाँ पे कहते हैं कि इट्स द हाई टेम्परेचर मॉइस्चर एंड एजिटेटेड एटमॉस्फेयर मेक ए परफेक्ट कॉम्बिनेशन फॉर द स्टॉर्म्स ऑफ दिस टाइप, ठीक। तो सो दिस फोर्स विंड पासेस ओवर द लूजली एंड जानते हैं यहाँ पे क्या होता है, हेल्ड करते हैं यहाँ पे पार्टिकल्स को लेकर के, ठीक ना। अगर यहाँ पे फोर्स ऑफ विंड की बात करें तो यहाँ पे लूजली हेल्ड करते हैं पार्टिकल्स को, सो डेट इज द इंक्रीज इट्स पैक द पार्टिकल ऑफ द सेंट फर्स्ट स्टार्ट टू वाइब्रेट एंड देन स्टार्ट टू सॉल्टेड, ठीक। सॉल्टेशन कहने का मतलब यहाँ पे ये चीज़ होता है, जो मैंने भी सॉल्टेड की बात कहा, एक तरह से ट्रांसपोर्टेशन का काम होता है बाय या थ्रू फ्लूड, ठीक ना। जो भी आपका डस्ट पार्टिकल है वो थ्रू फ्लूड के थ्रू या विंड के थ्रू यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन का काम होता है, ठीक। तो वही चीज़ मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ। अगर आप दूसरी बात यहाँ पे करेंगे तो देखेंगे तो विंड का स्पीड भी यहाँ पे मैटर करता है अबाउट दिस पेक को लेकर के। सो दिस इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल टू सस्पेंड एंड देयर विल बी द पॉपुलेशन ऑफ द डस्ट ग्रेन विच विल द मूविंग बाय द रेंज ऑफ द मैकेनिज्म नोन एज सस्पेंशन एंड सॉल्टेशन, जो अभी हम लोग ने डिस्कशन कर चुका है, ठीक। सो इनिशियल सॉल्टेशन में क्या होगा, इनिशियल अगर आप बात करेंगे इनिशियल सॉल्टेशंस की, देखिए यहाँ पे आपका क्या हो सकता है इनिशियल सॉल्टेशन में, तो यहाँ पे आपका सैंड पार्टिकल क्या करेगा, इंड्यूस करेगा टू द स्टैटिक इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रू द फ्रिक्शंस के थ्रू, ठीक ना। और सॉल्टिंग सैंड क्या करेगा, एक्वायर करेगा नेगेटिव चार्ज, सो डेट इज द रिलेटिव टू द ग्राउंड डेट इन द टर्न लूजन मोर सैंड पार्टिकल्स, ठीक ना। तो यहाँ पे एक तरह से डिसइंटीग्रेट होगा, लूज करेगा, तो ऑल ऑफ विच दे बीइंग सॉल्टेटिंग। सो दिस प्रोसेस को हम क्या कर सकते हैं, डबल द नंबर ऑफ द पार्टिकल्स, मतलब डिसइंटीग्रेशन हो रहा है इस जगह पे, विच वेर प्रेडिक्टेड बाय द प्रीवियस थ्योरी, ठीक ना, जो प्रिडिक्ट किया गया था, जो हम लोग प्रीवियस थ्योरी को लेकर के पढ़ चुके थे इस चीज़ को, ठीक। इन सब चीज़ें आप क्या होगा एक तरह से देख सकते हैं। तो यहाँ पे अगर पार्टिकल बिकम्स लूजली हेल्ड टू द ड्राउट और एरिड कंडीशंस यहाँ पे क्रिएट होता है, ठीक ना। तो यहाँ पे एक और चीज़ का फॉर्मेशन होता है जिनको हम लोग बोलते हैं गस्ट फ्रंट, ठीक ना। और ये गस्ट फ्रंट क्या होता है, गस्ट फ्रंट आपका
एक तरफ से प्रोड्यूस करता है, जैसे कि यहाँ पे आप बोल सकते हैं गस्ट फ्रंट को लेकर के कि गस्ट फ्रंट लाइक ए डेंजरसली गस्टी विंड होता है, ठीक ना। मतलब इसमें काफ़ी ज़्यादा आपका ये देखिए यहाँ पे डस्ट का फॉर्मेशन होता है जब वार्म एयर और कोल्ड एयर ये इस जगह पे, ठीक ना। तो यहाँ पे फॉर्मेशन होता है गस्ट फ्रंट का, ओके, यहाँ पे गस्ट फ्रंट का फॉर्मेशन होता है, ठीक ना। और ये काफ़ी ज़्यादा विंड डाउन बोल सकते हैं ना, ये जब ये नीचे की तरफ जा रहा है और यहाँ वार्म की तरफ जा रहा है तो इस जगह पे आपका काफ़ी ज़्यादा रेनिंग होता है, थंडरस्टॉर्म हिट द ग्राउंड्स होता है आपका, और ये एक तरफ से स्प्रेड कट आउट इन द ऑल द डायरेक्शन पे हो जाता है स्प्रेडिंग, सो स्प्रेडिंग एयर कैन मूव वेरी फास्ट, ठीक ना। तो ये काफ़ी ज़्यादा फॉर्मेशन, और इस तरह से क्या होता है एक तरफ से गस्ट फ्रंट का फॉर्मेशन हो जाता है, ओके। ये तो हम लोगों ने डस्ट फॉर्म्स का थोड़ा सा डस्ट स्टॉर्म का फॉर्मेशन के बारे में स्टडी कर लिया था, ठीक ना। अब हम लोग चलते हैं इस जगह पे, देखते हैं कि इसका सेकेंड पार्ट, अब इसका सेकेंड पार्ट क्या कर रहा है। सेकेंड पार्ट में हम लोग को यहाँ पे क्या लिखना था, इम्पैक्ट ऑफ द डस्ट स्टॉर्म्स आर एज फॉलो, ठीक ना। तो जब यहाँ पे हम लोग इम्पैक्ट की बात करते हैं तो क्या क्या इम्पैक्ट हो सकता है, जो हम लोग सेकेंड पार्ट है ये हम लोग का क्वेश्चन का, ठीक। देखिए हम लोग ने किस तरह से लिंक कर रहा है और हम लोग किस तरीके से सीक्वेंस में जा रहे हैं, किन के अकॉर्डिंग, क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग। तो आपको भी ऐसे ही आंसर राइटिंग करना होगा, ये डेली प्रैक्टिस से आपको आंसर राइटिंग हो सकता है, ठीक ना। अब आते हैं 10 द इम्पैक्ट ऑफ द डस्ट आर एज फॉलो, ठीक है। पहला पॉइंट हमने यहाँ पे लिखा इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट, ठीक है। ऑब्वियसली बात है, वायरस स्पोर्स इन द ग्राउंड आर ब्लोन इनटू द एटमॉस्फेयर ऑफ द स्टॉर्म्स, तो यहाँ पे इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट तो होगा ही, ठीक ना। अर्बन एयर पोल्यूशन काफ़ी ज़्यादा होगा। अर्बन एयर पोल्यूशन का मतलब क्या हो सकता है, इन्वायरमेंट इम्पैक्ट करने का मतलब यहाँ पे आपका सडन क्या हो जाएगा, सरफेस टेम्परेचर क्या होगा आपका सडन इंक्रीज कर जाएगा, ओके। यहाँ पे सडन सरफेस टेम्परेचर क्या हो रहा है, इंक्रीज कर जा रहा है। जैसे ही सर्टेन टेम्परेचर आपका ग्रेडियंट, जो टेम्परेचर ग्रेडियंट जैसे ही ये इंक्रीज करता है तो ये आप देख सकते हैं कि हीट वेव, अगर आप लोग दिल्ली में भी होंगे या पढ़ाई करोगे तो हीट वेव देखने को मिलता है काफ़ी ज़्यादा मई के टाइम में, जैसे अभी मई है तो अभी के टाइम में हीट वेव देखने को मिलता है, एंड सैंड स्टॉर्म भी आप देख सकते हैं कभी कभी, ठीक ना। तो हीट वेव ये बना सकता है, एक तरह से ये इंपैक्ट कर रहा है किसमें, इन्वायरमेंटल इंपैक्ट कर रहा है। सो हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि क्लाइमेट चेंज वी कैन से दैट देन द नॉर्थ इंडिया द टेम्परेचर इज इंक्रीजिंग मोर कंपेयर टू द साउथ इंडिया, okay, so that is this increasing temperatures means increasing the heating, which means there will be more heat wave day and more region for the occurrence of the dust storm and the thunderstorm। जितना हीट स्टॉर्म होगा उतना ही आपका यहाँ पे रीजन बन सकता है किनका, डस्ट स्टॉर्म एंड थंडर स्टॉर्म को लेकर के, ठीक ना। सो दिस इज द फर्स्ट पॉइंट। सो वी कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। सो यहाँ पे अगर हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पे देखते हैं तो यहाँ पे बोला जाए सरफेस डस्ट डिपॉजिट आर द सोर्स ऑफ द माइक्रोन्यूट्रिएंट्स फॉर बोथ कॉन्टिनेंटल एज वेल एज ए मेरीटाइम इकोसिस्टम विच कैन कॉज द एल्गी ब्लूम। तो यहाँ पे एक तरफ से क्या बोल सकते हैं कि एल्गी ब्लूम भी हो सकता है, और आपको पता होगा कि एल्गी ब्लूम करता है तो कितना ज़्यादा ओशियंस में हार्म होता है, ओशियंस माइक्रोनिज्म में हार्म होता है। देखिए वहाँ पे क्या होता है ना कि जब ओशियोनोग्राफी में क्वेश्चन दूंगा तो मैं बता सकता हूँ वहाँ पे। तो यहाँ पे जनरली क्या होता है, एल्गी ब्लूम करेगा तो ऑक्सीजन डिप्लीट हो जाएगा, तो यहाँ पे ऑक्सीजन लेने का, वहाँ पे ऑक्सीजन ले नहीं पाएगा नीचे में, क्योंकि यहाँ पे सनलाइट जो होते हैं तो CO2 जाता है, तो यहाँ पे ऑक्सीजन का एक तरह से क्या बोल सकते हैं, डिप्लेशन हो सकता है एल्गी ब्लूम के कारण। तो एक तरफ से ये इकोलॉजी को हार्म कर सकता है, ठीक ना, और वाटर इकोलॉजी को एक तरफ से हार्म कर रहा है, ठीक। और हेल्थ इंपैक्ट तो करेगा ही, ये हम लोग ऑलरेडी जानते हैं, हेल्थ इंपैक्ट करने वाला है। तो आपको पता है एक्सटर्नल ऑर्गन्स मोस्टली कॉज स्किन एंड आई इरिटेशंस, ये सब चीज़ क्या हो रहा है, एक तरह से प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, लंग के फंक्शन में प्रॉब्लम हो सकता है, क्रॉप को डैमेज कर सकता है, ठीक ना। अगर इस तरह का प्रॉब्लम आएगा तो इम्पैक्ट ऑन ट्रांसपोर्टेशन कैसे हो सकता है, डस्ट स्टॉर्म्स रिड्यूसिंग द विजिबिलिटी कम हो सकता है, तो ट्रेनें नहीं चलेगी, है ना। और एक तरह से बोल सकते हैं एरोप्लेन भी नहीं चलेगा, क्योंकि इस तरह का अगर इम्पैक्ट देखा जाता है तो ट्रांसपोर्टेशन यहाँ पे रिस्ट्रिक्शंस हो जाएगा, रुक जाएगा, ओके। इकोनॉमिक इम्पैक्ट तो होने वाला, अगर इतना हेल्थ इंपैक्ट पड़ रहा है, क्रॉप डैमेज हो रहा है, एग्रीकल्चर जा रहा है, यहाँ पे एग्रीकल्चर सेक्टर डाउन हो सकता है, ठीक ना। तो इकोनॉमिक इम्पैक्ट तो ऑब्वियसली पड़ने वाला है, ठीक। तो वहाँ पे लिख सकते हैं इट कैन इम्पैक्ट ऑन द आउटपुट ऑफ द सोलर पावर प्लांट एंड इंडस्ट्रियल, स्पेशली दो डायरेक्ट द सोलर रेडिएट में भी, मतलब सोलर पावर प्लांट का भी इम्पैक्ट पड़ेगा। और इकोनॉमी में आप देख सकते हैं एग्रीकल्चर सेक्टर में इम्पैक्ट पड़ सकता है अगर आपका क्रॉप डैमेज होता है तो आप यहाँ पे डेजर्टिफिकेशन भी हो सकता है काफ़ी ज़्यादा, इंक्रीजिंग द डेजर्टिफिकेशन, पुअर मैनेजमेंट हो सकता है आपका अर्थ ड्राई लैंड को लेकर के, ये सब आपका क्या है, इम्पैक्ट है आपको। लेकिन यहाँ पे क्या करना है, 3 to 4 पॉइंट्स में आपको यहाँ पे लिखना है, ठीक। और उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देना है ताकि पढ़ने में मजा आए हम लोगों को,
एग्जामिनर्स को, ठीक ना। अब यहाँ पे आप कंक्लूजन कुछ भी लिख सकते हैं। कुछ भी लिखने का मतलब यहाँ पे क्या है कि स्टैटिक पोर्शन है ना, तो स्टैटिक पोर्शन था तो यहाँ पे आपको कंक्लूजन ज़्यादा लिखने का शौक, ज़्यादा लिखा नहीं जाता है, लेकिन यहाँ पे डिस्कस वर्ड किया गया, डिस्कस वर्ड यूज किया गया, तो आप यहाँ पे कंक्लूजन थोड़ा सा लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पे दिया गया एज द डस्ट स्टॉर्म्स इज ए नेचुरल फेनोमेनन इन द रीजन अराउंड द ट्रॉपिक ऑफ द कैंसर सो कैन नॉट बी स्टॉप बट इट्स इम्पैक्ट कैन बी रिड्यूस्ड बाय टेकिंग सम स्टेप लाइक इंक्रीजिंग द वेजिटेशन कवर। तो मैंने यहाँ पे जब भी यहाँ पे अगर बात कर रहा हूँ कि इस जगह पे मैंने तो इम्पैक्ट तो लिख दिया, क्वेश्चन तो वही थे डायरेक्ट, इम्पैक्ट ऑफ द डस्ट स्टॉर्म क्या होने वाले हैं, तो मैंने यहाँ पे कंक्लूजन में क्या कर दिया ना साथ ही साथ कि इनका सॉल्यूशंस क्या है, मतलब चैलेंजेस जो है यहाँ पे जो इम्पैक्ट पड़ रहा है उनका कुछ ना कुछ तो सॉल्यूशन तो होगा ही, तो उनको यहाँ पे आप एड्रेस कर दीजिए, उनको आप सपोर्ट करके आप कंक्लूजन बना सकते हैं इस जगह पे, ठीक ना। जैसे मैं यहाँ पे लिखा स्टेप्स लाइक इंक्रीजिंग द वेजिटेशन कवर, डिजाइनिंग द बिल्डिंग एडिक्वेटली, टेक एक्स्ट्रा प्रिकॉशनरी मेजर लाइक यूजिंग डस्ट मास्क टू रिड्यूस द हेल्थ इंपैक्ट, ये सब क्या एक तरफ से आप यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक। तो यहाँ पे अब चलते हैं हम लोग का 30 मई का मेंस आंसर राइटिंग एसी ओरिएंटेशन है। ये ऐसे क्वेश्चन से आपका एक तरफ से आप ऐसे क्वेश्चंस को यहाँ पे लिखना है आप लोगों को, ठीक। सैटरडे को हम लोगों ने ऐसे क्वेश्चंस को लिखा है, हम लोग बताया था कि 40 क्वेश्चंस कहाँ ये 1 मंथ में आपको दिए जाएंगे और 2 क्वेश्चंस आपको ऐसे के दिए जाएंगे इन 1 मंथ में। तो ये पहला ऐसा है हम लोग का। तो इन पे मैं वीडियो ज़्यादा तो नहीं बनाऊंगा, अगर बनाऊंगा तो मैं इस वीक आपको दे दूंगा, मीन्स जो नेक्स्ट वीक है 5 जून से पहले मैं आपको इसका वीडियो बना करके मैं दे दूंगा कि आप लोग आंसर राइटिंग कैसे करेंगे, ठीक। इनका बहुत सारा फॉर्मेट होता है, पैटर्न्स होते हैं, डिफरेंट टॉपर्स डिफरेंट पैटर्न्स को यूज करते हैं यहाँ पे डिफरेंट पर्सन, तो आपको एक पैटर्न्स को फॉलो करना पड़ेगा जो मैं आपको अच्छे तरीके से बताऊंगा। आप इस क्वेश्चंस को, आप इस ऐसे को लिख करके हमारे टेलीग्राम चैनल में या टेलीग्राम ग्रुप में वहाँ पे जा करके आप इस ऐसे को लिख करके वहाँ पे सबमिट कीजिए अपना आंसर शीट को। और देखिए जब भी आप आंसर शीट को सबमिट करेंगे तो आपको पीडीएफ फॉर्मेट में सबमिट करना होगा ताकि हम लोग को एक तरह से इजी हो सके चेकिंग करने में, ठीक ना। तो आप लोग मेरे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक नीचे दिया हुआ है, ठीक। अगर आप नहीं भी वहाँ पे जा सकते हैं तो टेलीग्राम चैनल करके है, ठीक ना, वहाँ पे जा करके आप वहाँ से हमारे डाउट डिस्कशंस ग्रुप में जा करके वहाँ पे कॉपी को सबमिट कर सकते हैं, ठीक। मैं वहाँ से आप लोग को अपने ग्रुप में ले जाऊँगा जहाँ पे आंसर कॉपी सबमिट होते हैं, ओके। सो आप लोग ये आंसर को ट्राई कीजिए, सॉरी इस ऐसे को ट्राई कीजिए लिखने का और लिखिए 24 आवर्स। देखिए आप लोग रोज आंसर राइटिंग लिखिए तो आप ही लोग को बेनिफिट होगा, ये आपका एक हैबिट बना देगा, आपका एक मसल पावर को इंक्रीज करेगा। मसल पावर किनका? माइंड का। डेली लिखिएगा अगर आप तो, ठीक ना। तो वही चीज़ है। तो चलिए देखते हैं 2 ऐसे क्या क्या है। एजुकेशन इज नॉट प्रिपरेशन फॉर लाइफ, एजुकेशन इज लाइफ इटसेल्फ। बहुत अच्छा है। एजुकेशन एक प्रिपरेशन, लाइफ का प्रिपरेशन नहीं है, एजुकेशन खुद है, आप हर दिन सीखते हैं कुछ ना कुछ। तो आप में इनको 1200 वर्ड में लिखना है, 1100 से 1200 वर्ड में लिखना काफ़ी ज़्यादा है। और सेकेंड पॉइंट यहाँ पे बोला जाता है हेल्थ इज नॉट वैल्यू टिल सिकनेस कम। देखिए हेल्थ है तभी तो कुछ है, हेल्थ इज वेल्थ। तो आपको यहाँ पे हेल्थ के इंपॉर्टेंस के बारे में जनरली लिखना होगा, ठीक। इनको भी आप 1100 वर्ड से आपको जो पसंद है आप यहाँ पे लिख सकते हैं और हमारा टेलीग्राम ग्रुप में आंसर शीट को सबमिट कर सकते हैं। या आपको प्रॉब्लम हो रहा होगा तो नीचे ies.cognizance@gmail.com पे आप पेपर पीडीएफ फॉर्मेट में वहाँ पे ईमेल कर सकते हैं। आपको आंसर, आपका इवैल्यूएशन 48 आवर के अंदर में हो जाएगा, ओके। सो आज के डिस्कशन को हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं।